गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि अपने क्लास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम किसकी क्लास के बारे में जान रहे हैं, कि किस क्लास की हम किसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं कि जो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था वो क्या था। तो हमारा पिछली क्लास में टॉपिक था कि जो अंतर प्रवाह होने वाली नदियां थी, राजस्थान की जो अंतर प्रवाह की नदियां थी, जिसको मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि कौन कौन सी नदियां जो कि हमारे अंतर प्रवाह क्षेत्र में आती हैं। तो मैंने उनको आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि कौन कौन सी नदियां हैं जो अंतर प्रवाह क्षेत्र में आती है। उनमें से हमने एक जो हमारी नदी थी उसके बारे में पिछली क्लास में चर्चा भी कर ली थी। और जो बची कुची नदियां हैं अंतर प्रवाह क्षेत्र की, इस क्लास में हम उन सभी की चर्चा करेंगे। तो आप सबको बता दूं कि हम इस क्लास में किस किस नदी की चर्चा करेंगे, जैसे कि कांतली, मेंढा मेंढा रूपारे, रूपनगढ़ आदि सभी जो अंतर प्रवाह की नदियां थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक क्या होगा? मेन टॉपिक होगा अंतर प्रवाह की नदियां। अंतर प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हमारी पिछली क्लास में क्या ट्रिक बताई थी? घग्गर, कांदली, मेरू, काकारोसा। इससे कितनी जो हमारी अंतर प्रवाह की नदियां बन रही थी। तो आइए इसके बाद हम जो कांतली नदी है, हमने पिछली क्लास में घग्गर नदी के बारे में पढ़ा था जो कि अंतर प्रवाह के क्षेत्र की नदियां थी। इस क्लास में हम सबसे पहले करेंगे हम कांतली नदी की बात। तो कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, दूसरे नंबर की जो हमारी अंतर प्रवाह क्षेत्र की नदी थी वो थी कांतली नदी। कांतली नदी, कांतली नदी का जो सबसे पहले हम अगर हम किसी नदी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उस नदी में हम किसकी बात करेंगे? तो उसके उद्गम क्षेत्र की सबसे पहले बात करते हैं। तो इस नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? इस नदी का उद्गम क्षेत्र हो जाएगा सिलोरा की पहाड़ियां। सिलोरा की पहाड़ियां ये कहाँ पर है? सीकर में। सीकर में क्या है? सिलोरा की पहाड़ियां। और जहां से किस नदी का उद्गम होता है? कांतली नदी का। अब हम अंत की बात करें कि अंत कहाँ पर होगा इसका? अंत अंत कहाँ होगा इसका? तो चूरू और झुंझुनू की सीमा पर। झुंझुनू व चूरू की सीमा पर क्या होगा? इसका अंत होगा। किस किस की सीमा पर? चूरू और झुंझुनू के मध्य जो सीमा बनी हुई है उस पर किस नदी का उद्गम अंत होता है? कांतली नदी का। अब आप देखिए इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं कि इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में ये बहती है। प्रवाह क्षेत्र क्या है इसका? तो सबसे पहले आप सीकर ले लीजिए जो कि इसका उद्गम स्थान है, सीकर। और इसके बाद नीम का थाना क्या आ जाएगा? नीम का थाना, नीम का थाना। और इसके बाद झुंझुनू क्या आ जाएगा? झुंझुनू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि झुंझुनू व चूरू दोनों क्यों नहीं आए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नदी है वो झुंझुनू में तो प्रवेश करती है। प्रवेश के बाद जब इसका झुंझुनू में अंत होता है तो झुंझुनू और सीमा सॉरी झुंझुनू और चूरू की जो सीमा है, लेकिन झुंझुनू और चूरू की सीमा से पहले ही ये समाप्त हो जाती है। झुंझुनू और चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। ये चूरू में प्रवेश नहीं करती है, उससे पहले ये समाप्त हो जाती है, लेकिन झुंझुनू में प्रवेश कर और उसके अंत की ओर जाती है। कोष्टक में लिख लीजिए, चूरू में प्रवेश से पहले समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चूरू में प्रवेश से पहले ही ये समाप्त हो जाती है, इसलिए इसमें चूरू को नहीं लिखेंगे क्योंकि चूरू व झुंझुनू की सीमा पर स्थित है, इसलिए इसे नहीं लिखेंगे चूरू को। अब आप देखिए जो इसका उपनाम है वो क्या है? इसका उपनाम क्या है?
उपनाम की बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, तोरावाटी या फिर शेखावाटी। तोरावाटी या फिर शेखावाटी किस नदी को कहा जाता है, कांतली नदी को। अब इसके कुल लंबाई की बात करते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई है इसकी 134 किलोमीटर। 134 किलोमीटर क्या है इसकी कुल लंबाई। अब आप देखिए इसकी विशेषताओं में सिर्फ एक पॉइंट है जिसको मैं आपको लिखाऊंगी। विशेषताओं में विशेषता क्या है इसकी, इसकी विशेषता हो जाएगी जो ये नदी है कांतली नदी अंतर प्रवाह क्षेत्र की, अंतर प्रवाह क्षेत्र की ये पूर्ण बहाव की दृष्टि से कैसी नदी है, सबसे लंबी नदी। कैसी नदी है, पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कल कल की जो हमने नदी पढ़ी थी घग्गर नदी, वो भी तो राजस्थान की अंतर प्रवाह क्षेत्र की क्या थी, सबसे लंबी नदी। लेकिन आप एक पॉइंट को भूल रहे हैं इसमें, पूर्ण बहाव की दृष्टि से कौन सी नदी हो जाएगी, हमारी कांतली नदी। और अगर सामान्यतः राजस्थान के अंतर प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी। अगर पूर्ण भाव की दृष्टि से पूछे अंतर प्रवाह क्षेत्र की पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है तो हो जाएगी कांतली नदी। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान के अंतर प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो हो जाएगी हमारी घग्गर नदी। लिखिए, अंतर प्रवाह क्षेत्र की पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से क्या है ये, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी, हमारी जो कांतली नदी है। अब आप ये हो गई हमारी कांतली नदी। इसके बाद जो और बची हुई हमारी नदियां हैं अंतर प्रवाह क्षेत्र की, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो आप पहले ये देख लीजिए कि कांतली नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, हमारा सिलोरा की पहाड़ियों से। और अंत कहाँ पर होता है, सॉरी उद्गम होता है सिलोरा की पहाड़ियों से और अंत झुंझुनू व चूरू की सीमा पर। इसके बाद प्रभा क्षेत्र की बात करें तो सीकर व नीम का थाना झुंझुनू झुंझुनू इसमें प्रभा क्षेत्र है। और जब चूरू को क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि ये जो चूरू में प्रवेश से पहले ही खत्म हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। उपनाम हो जाएगा इसका तोरावाटी और शेखावाटी। इसके बाद कुल लंबाई की बात करें तो 134 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। विशेषता अंतर प्रवाह क्षेत्र की पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो हमारी कांतली नदी हो जाएगी। ये हमारी कांतली नदी, इसके उपनाम, विशेषताएं, प्रवाह क्षेत्र, अंत, उद्गम, ये सब कुछ मैंने आपको लिखा दिया है तो आप उतार लीजिए इसे। तो देखिए ये आपने देख लिया होगा तो आगे चलते हैं। सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गई है। तो देखिए ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, सिलोरा की पहाड़ियों से ना होकर खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो ये देख लीजिए क्या होता है, इसका उद्गम कहाँ से, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए ये कौन सी नदी के बारे में जाना था हमने, कांतली नदी के बारे में। अब जानेंगे हम हमारे तीसरे नंबर पर रूपारेल नदी के बारे में। रूपारेल नदी, रूपारेल नदी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उद्गम की बात करते हैं। उद्गम कहाँ से होता है, उदयनाथ की पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ पर है, थानागाजी, थानागाजी। और ये थानागाजी कहाँ पर है, ये हो जाएगा अलवर में। थानागाजी अलवर से
अलवर में जो उदयनाथ की पहाड़ियां हैं वहां पर किस नदी का उद्गम होता है? रूपारेल नदी का। अब अंत की बात करते हैं कि अंत कहाँ पर होता है इसका? इसका अंत होगा मोती झील में, मोती झील में। और ये मोती झील कहाँ पर है? ये हमारी भरतपुर में। कहाँ पर है ये? भरतपुर में मोती झील है और उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर में है, जहां से उद्गम होता है और मोती झील में अंत होता है। अब आप देखिए कि जो हमारी ये नदी है इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है? प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सी जगह पर है? जहाँ, अब आप सबसे पहले तो उद्गम क्षेत्र को लिख लीजिए, जहां से उद्गम होता है अलवर। और अंत के बारे में लिख लीजिए, अंत कहाँ पर होता है? भरतपुर में। अब इन दोनों के बीच में एक और जो जिला है वो आता है डीग, जो कि हमारे नए जिले में बनाया गया है। जो हमारे 19 नए जिले बनाए गए थे उनमें हमारा डीग भी शामिल था। तो देखिए अलवर, भरतपुर, डीग, इसमें क्या है? इसका प्रवाह क्षेत्र। इसके बाद देखिए जो ये नदी है इसको, इसके उपनाम क्या क्या है? उपनाम, उपनाम देखिए रूप नारायणी, रूप नारायणी इसके उपनाम है। रूप नारायणी, लसावारी, लसावारी, लसावरी, लसावरी और बराह, बराह, लसावारी, लसावरी, ये क्या है इसके उपनाम। अब इसके जो क्या है, ये कौन से अभ्यारण्य में बहती है? तो लिखिए यह नदी सरिस्का अभ्यारण्य में बहती है, सरिस्का अभ्यारण्य में बहती है। कौन से अभ्यारण्य में बहती है? सरिस्का अभ्यारण्य में। जो हमारी मोती झील है, इस मोती झील में सर्वाधिक शैवाल पाए जाते हैं। मोती झील में क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक शैवाल। और इन शैवालों का हरित शैवाल पाए जाते हैं। और इन शैवालों का प्रयोग किसमें किया जाता है? अगर इसके उपयोग की बात करें कि हरित शैवालों का उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग हो जाएगा हमारा, ये इसका उपयोग किया जाता है खाद बनाने में। तो लिखिए मोती झील में, मोती झील में हरित शैवाल सर्वाधिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। और अगर इन हरित शैवालों के उपयोग की बात करें, और उपयोग क्या किया जाता है इसका? खाद बनाने में, खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक देखिए। इसके बाद हम इस रूपारेल नदी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो ये नदी है रूपारेल नदी, इस पर एक बांध भी बनाया गया है। बांध कौन सा बनाया गया है इसके ऊपर? इस पर बनाया गया है सीकरी बांध, सीकरी बांध बनाया गया है। और ये सीकरी बांध कहाँ पर बनाया गया है? डीग में, डीग में सीकरी बांध बनाया गया है। किस नदी पर? रूपारेल नदी पर। अब इसके किनारे की बात करें कि इसके किनारे पर क्या क्या चीज स्थित है? किनारे पर, किनारे पर क्या क्या स्थित है? एक तो हो जाएगी नोह सभ्यता, नोह सभ्यता इसके किनारे पर स्थित है। नोह सभ्यता कहाँ पर? हमारी भरतपुर में, भरतपुर में नोह सभ्यता है जो किस नदी के? रूपारेल नदी के किनारे पर स्थित है। और एक और चीज लिखिए इसमें, इसमें हो जाएगी जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी
जल महलों की नगरी क्या है हमारी जल महलों की नगरी? तो दीव। जल महलों की नगरी दीव कहाँ पर स्थित है? रूपारेल नदी के किनारे पर। अब इसके बाद लिखते हैं हम, ये हो गई हमारी रूपारेल नदी। इसके बाद हम किस नदी की बात करेंगे? तो सावी नदी की। किस नदी की? सावी नदी की। कौन से नंबर पर आती है? चौथे नंबर पर हम सावी नदी की बात करेंगे। सावी नदी। सावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम उद्गम होगा सावी नदी का कहाँ से? सेवर की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होगा। और ये सेवर की पहाड़ियां कहाँ पर है? शाहपुरा में। शाहपुरा कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण में शाहपुरा है, जहाँ पर सेवर की पहाड़ियां हैं। और उद्गम किस नदी का होता है? वहां से सावी नदी का। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसका अंत बिल्कुल नहीं दिया गया है। कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 185 किलोमीटर। 185 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र की बात करें, प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है इसका? इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा हमारा, सबसे पहले आप जयपुर ग्रामीण लिखिए जहां से इसका उद्गम होता है, जयपुर ग्रामीण। इसके बाद कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। और इसके बाद में हो जाएगा खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण क्या है इसका? प्रवाह क्षेत्र। यहां तक देखिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये किस नदी की बात कर रहे हैं हम? सावी नदी की, जो हमारी चौथे नंबर की अंत्य प्रवाह क्षेत्र की नदियां है। अब आप देखिए, जो ये सावी नदी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी। सहायक नदी कौन सी है इसकी? इसकी सहायक नदी हो जाएगी सोटा। सोटा इसकी सहायक नदी है। अब आप देखिए, हम जो पांचवें नंबर की हमारी अंत्य प्रवाह क्षेत्र की नदी है, वो है हमारी मेंथा नदी। मेंथा नदी। मेंथा नदी का जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से होता है मेंथा नदी का? तो ये होता है हमारा, मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। मनोहरपुरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। ये मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में। अंत कहाँ होता है इसका? अंत होता है सांभर झील में। सांभर झील में। सांभर झील भी कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण में सांभर झील है, जहां पर किस नदी का अंत होता है? मेंथा नदी का। उपनाम क्या है इसका? उपनाम हो जाएगा मेंढा नदी। मेंढा नदी। अब आप एक पॉइंट और लिखिए इसमें, जो ये नदी है, इसके किनारे पर क्या स्थित है? किनारे पर क्या चीज स्थित है इसके? तो इसके किनारे पर लुड़वा के जैन मंदिर। लुड़वा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? मेंढा नदी के किनारे। और ये लुड़वा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है हमारे? ये हो जाएंगे डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन में लुड़वा के जैन मंदिर है, जो किस नदी के किनारे पर है? मेंथा नदी के। अब आप देखिए, जो ये मेंथा नदी है, इसका अंत सांभर झील में होता है। ये जो नदी है, ये जो नदी है मेंथा नदी,
ये सांभर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी है। सांभर झील में, सांभर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी हमारी मेंथा नदी। तो ये कौन सी नदी हो गई? मेंथा नदी। इससे पहले कौन सी? साबी, और उससे पहले कांतली नदी, इसके पहले हुई हमारी घग्गर नदी। टोटल मिलाकर 5 नदियां हो गई हैं। तो यहाँ तक देखिए, इसके बाद हम आगे जो बची हमारी नदियां उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे 6ठे नंबर पर हमारी कौन सी नदी आ जाएगी? रूपनगढ़। रूपनगढ़। रूपनगढ़ का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम सलेमाबाद की पहाड़ियों से। सलेमाबाद की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये सलेमाबाद की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये हो जाएंगी हमारी अजमेर में। अजमेर में सलीमाबाद की पहाड़ियां हैं, जहां से किस नदी का उद्गम होता है? रूपनगढ़। और अंत कहाँ पर होता है इसका? इसका भी अंत सांभर झील में होगा। सांभर झील में इसका अंत होता है। किस नदी का? रूपनगढ़ का। सांभर झील कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में। अब आप देखिए, ये जो नदी है, इसके किनारे पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके किनारे पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। ये पीठ कहाँ पर स्थित है? सलेमाबाद अजमेर में ये पीठ स्थित है। सलेमाबाद अजमेर में क्या स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ। इसके बाद आप देखिए, 7वें नंबर पर कौन सी नदी आ जाएगी हमारी? तो 7वें नंबर पर आ जाएगी काकनी नदी। काकनी नदी। काकनी नदी की बात करें तो उद्गम कहाँ से होगा? उद्गम काकनी नदी का उद्गम होगा कोटरी गांव। और ये कोटरी गांव कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में कोटरी गांव है। जैसलमेर में कोटरी गांव से किस नदी का उद्गम होता है? काकनी नदी का। और अंत कहाँ पर होता है इसका? इसका अंत होता है बुझ झील में। बुझ झील में इसका अंत होता है। और ये बुझ झील कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में ये बुझ झील है। और इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें, प्रवाह क्षेत्र कितना है इसका? 17 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ तक देखिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। रूपनगढ़ नदी, काकनी नदी। रूपनगढ़ का उद्गम सलेमाबाद की पहाड़ियां अजमेर से, अंत सांभर झील जयपुर ग्रामीण में। इसके किनारे पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, जो कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में। इसके बाद हम बात करते हैं काकनी नदी की उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर से और अंत बुझ झील जैसलमेर में। प्रवाह क्षेत्र कुल लंबाई यही है इसकी। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 17 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यहाँ तक देखिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हमारी बची कुची एक आध और जो बची रही है हमारी नदी, उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए,
आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी एक और नदी बची हुई है, उसको हम लिख लेंगे। तो चलिए, जो हमारी 8वें नंबर की नदी है काकुंद नदी, काकुंद नदी, काकुंद नदी जो हमारी लास्ट अंत प्रवाह क्षेत्र की नदी है। काकुंद के उद्गम क्षेत्र की बात करें, उद्गम कहाँ पर होता है? इसका उद्गम होता है भरतपुर से। भरतपुर से क्या होता है उद्गम? अंत कहाँ पर होता है? अंत अंत होता है बंद बारेठा, बंद बारेठा, बंद बारेठा बांध पर इसका अंत होता है। और ये बांध कहाँ पर है? ये हमारा भरतपुर में, भरतपुर से ही उद्गम होता है और अंत में कहाँ पर हो जाता है? भरतपुर में ही, बंद बारेठा बांध पर। अब इसकी जो ये बांध है, इसकी बात करें तो यह, इसकी आकृति कैसी है? बांध की आकृति, बांध की आकृति कैसी है? आकृति, बांध की आकृति है जहाज के समान, जहाज के समान इसकी आकृति है। किसकी? बांध की। और ये जो बांध है, यह बांध भरतपुर का, भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। ये बांध भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। और ये नदी जो है, ये दीर जलप्रपात बनाती है। यह नदी दीर जलप्रपात, जलप्रपात बनाती है। कौन सी नदी? काकुंद नदी। कौन सा जलप्रपात बनाती है? दीर जलप्रपात। और इसका उद्गम भरतपुर और अंत बंदवारेटा भरतपुर से होता है। बांध की बात करें कि आकृति कैसी है बांध की? जहाज के समान। और यह बांध भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। यह नदी, इस नदी पर, सॉरी, ये नदी क्या बनाती है? दीर जलप्रपात बनाती है। यहाँ तक देखिए। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए, ये हो गई हमारी अंतःप्रवाह क्षेत्र की नदियां। अब हमने जो हमारी अंतःप्रवाह क्षेत्र की नदियां थी उनको भी कंप्लीट कर लिया है। मानिए हमारा नदी तंत्र कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम अगली वीडियो में बता देंगे कि किस किस नदी, सॉरी, किस किस संभाग की नदियां कहाँ पर जाकर गिरती है। ये भी इम्पोर्टेंट होता है इसमें। तो आइए, सॉरी, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? जो हमारे इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली या फिर इसकी संभागों की बात कर लेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।